अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी बाई सर जब्बार। मैं हूँ जब्बार अख्तर। आज के लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर साइंस के तमाम ग्रुप्स फिजिक्स के सब्जेक्ट के चैप्टर 11 की क्लास लेक्चर है और इसमें आपको सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा है जिसका नाम है द कार्नोट इंजन। तो एंड तक जो है इसमें मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन सी में बहुत आता है और इस साल इसका बहुत नंबर है, हर साल ही इसका नंबर रहता है। तो फिलहाल काफी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो है ये एक थर्मोडायनेमिक इंजन है जो एक आइडियल इंजन है, इमेजिनरी इंजन है। इसको जो है बयान किया था जिस शख्स ने, उसके नाम पे चल रहा है ये फ्रेंच इंजीनियर था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था सैली कार्नोट। आपको दिखाओ, इसने आज से तकरीबन जो है 200 साल पहले एक आइडियल इमेजिनरी इंजन डिवाइस किया था, प्रपोज किया था और उसको ही देखकर बेस बनाकर आज 200 साल गुजरने के बाद भी जो मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इसी को बेस बनाकर अपने इंजन्स की एफिशिएंसी को और उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने पे काम करें। तो इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन है तो साथ साथ में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन एक इमेजिनरी आइडियल इंजन है जो 100% एफिशिएंट है। आइडियल होता ही वही है जिसमें कोई नक्स या खराबी ना हो। तो नजर आ रहा है एन इमेजिनरी आइडियल इंजन व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसिपेटिव इफेक्ट्स and frictional heat losses having maximum, that is 100% efficiency, working in cycle between two reservoirs। आसान तर्जुमा इसका ये हुआ कि एक ऐसा इंजन जो तमाम किस्म के नुकसानात से पाक हो, तमाम किस्म के लॉसेस से आज़ाद हो, जिसकी 100% एफिशिएंसी। अब ख्याल रखिएगा कि प्रैक्टिकल इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। जब इसकी प्रोसीडिंग में इस टॉपिक के पता चलेगा कि फिर ये बयान क्यों हुआ जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, उसमें आपको इस चीज़ का पता लगेगा वो 100% है, आइडियल है, इमेजिनरी है, कहीं दुनिया में मिलेगा ही नहीं। तो हम पढ़ेंगे क्यों और आप पढ़ा क्यों रहे हैं, इसकी वजह होगी। डेफिनेशन हो गई, एक नंबर का सवाल हो गया व्हाट इज कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन हीट इंजन। हीट इंजन हर वो इंजन होता है जो ऑटोमोबाइल इंजन हो जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल इंजन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे इंजन में इग्निशन और गर्मी आएगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा और फिर चलेगा। तो ये इंजन का बेसिक प्रिंसिपल है व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो चलाती है, जो हरकत देती है। अब ये जो लफ्ज इसमें है डिसिपेटिव, इसके लफ्जी मायने होते हैं जाया होना या बर्बाद होना, लॉस। इसमें किसी किस्म की बर्बादी या जिया नहीं है, यानी इनपुट लेगा काम करेगा। ये तो एक नंबर का सवाल हुआ। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि गिव इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी साख बयान करें, इसका जो है कंपोनेंट बयान। तो ये 3 मेन हिस्सों पर मुश्तमिल है, 3 मेन कंपोनेंट। किसी भी हीट इंजन के मेन हिस्से 3 होते हैं। अच्छा, ये बताने से पहले आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 3 1 2 3 करके लिखा हुआ है, लेकिन आप इस लेफ्ट वाली डायग्राम को देखें। ये डायग्राम बोलेगी कि वो 3 हिस्से क्या है।
ये हीट इंजन है, ये सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट भी है। हीट इंजन जो होता है इसमें एक हॉट बॉडी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सोर्स होता है। हॉट बॉडी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स यानी वो हरारत का जखीरा है, रिजर्वायर है ह्यूज कैपेसिटी का, जहां से ये इनपुट लेगा, जहां से गर्मी और हरारत इनटेक करेगा। ये इसका मेन कंपोनेंट हो गया। तो देसी जबान में यूं समझ लें कि कोई इंजन जिसका फ्यूल टैंक या कंबशन टैंक या कोई फ्यूल वाला हिस्सा ही ना हो तो वो तमाई लेगा कहाँ से, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो। दूसरे नंबर पे इनफाइनाइट कैपेसिटी का लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कोल्ड बॉडी सिंक, एक ऐसा रिजर्वायर जो कि यूज एनर्जी को, यूज हीट को खारिज करे, निकाले ताकि इंजन बम बन के ब्लास्ट ना हो जाए। रेडिएटर सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो एक हद तक ठंडा करेगा। एक एग्जॉस्ट भी होना चाहिए जो गर्मी को, इजाफी गर्मी को निकालता है। वो कहाँ निकालता है? आमतौर पे गाड़ियों में अगर या बाइकों में देखें, वो साइलेंसर के थ्रू हमारी हवा में, फिजा में, एनवायरनमेंट में निकालता है। ये कोल्ड बॉडी एक नॉर्मल इंजन की होगी, हमारी ये अल्लाह ताला की शान एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर, फिजा। अब देखें फिजा इनफाइनाइट कैपेसिटी की, दुनिया में लाखों करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर, चाहे जितनी भी बेस्ट कंडीशन की हो, 0 मीटर हो, हर में से जो एग्जॉस्ट हो रहा है। बस क्या है, जिसका बहुत चेसिस इंजन और उसके रिंग पिस्टन खराब होते हैं वो धुआं नजर आ रहा होगा, बाकी का जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मौजूद सब में। तो अब ये ह्यूज कैपेसिटी निकले जा रहे हैं, वो अपने अंदर लिए जा रहे हैं। ये हो गया सेकंड इसका कंपोनेंट यानी कोल्ड बॉडी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा जो होता है किसी इंजन का, वो खुद उसका वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया वो है जहाँ पे फ्यूल इग्निशन होता है, फ्यूल कंबस्ट होता है और मैकेनिकल वर्क होता है। पिस्टन है तो पिस्टन चलेगा, हिलेगा, आप गियर लगा दें तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, यानी स्टार्ट होते हैं काम होना शुरू। तो 3 मेन कंपोनेंट हो गया आसान लफ्जों में, हॉट बॉडी सोर्स, हाई टेम्परेचर जहाँ से एनर्जी ले, Q1 लो टेम्परेचर सिंक जिसको रिजेक्ट कर दे, एक्सपेल कर दे आफ्टर डूइंग मैकेनिकल वर्क। वर्क डन, मैकेनिकल इनपुट, हाई एनर्जी लेना और डंप कर देना लो एनर्जी। ये सिंबल्स भी जरा देखने गौर से, क्योंकि आगे डेरिवेशन होगी इसी टॉपिक के एंड में जिसका नाम होगा एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो Q1 Q2 और W = Q1 Q-Q2 ये काम में आएंगे तीनों सिंबल। तो ये समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन वाला में हम पैसे जल्दी भी गुजार दूँ तो असल ये बोल की तस्वीर थी कि क्या इंजन में अंदर कंपोनेंट्स हैं। वापस आ गए उसी मकाम पर, फिर भी किसी को ये रीड करना है, देखना है, लिखना है, लिख सकता है, नोट कर सकता है। सिलेंडर हैविंग सम वर्किंग सब्सटेंस लाइक स्टीम और पेट्रोल। लेकिन हमारा जो इंजन है हमारे सिलेबस का वो स्टीम या गैस इंजन, लेकिन यही फंक्शन, यही मैकेनिज्म तमाम डीजल पेट्रोल इंजनों में भी चलेगा। गैस इंजन इसलिए हमारे सिलेबस में पढ़ने में होते हैं कि गैस की स्टडी आसान, हमें यही उसूल चलता है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या कोई भी ऐसा जिसमें दूसरा कोई वर्किंग सब्सटेंस। मैं बता चुका वही हो गया, सोर्स है, सिंक है और वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग एरिया, कंबशन चैम्बर। तो ये तो 2 सवाल हो गए, व्हाट इज कार्नोट इंजन और गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट। तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा और हर वक्त आता है, जब भी आता है, कंस्ट्रक्शन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। तो देखिए आपको साथ साथ ये भी बता रहे हैं हम कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दिया तो क्या करना है। कार्नोट साइकिल ये वर्किंग है कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल इज द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। वर्किंग है कि कोई कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, इसी को कहा जाएगा वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, कॉल्ड कार्नोट साइकिल।
साइकिल इसलिए कि ये एक ऐसा चक्कर है जो रिटर्न होगा अपनी इनिशियल स्टेट को अगेन एंड अगेन। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट अगेन एंड अगेन साइकिल है। साइकिल ये चक्कर वाली है, वो वाली नहीं है। तो चलाते हैं बच्चे। इसको भी मैं समझाता हूँ दूसरे अंदाज से, अगर समझ में आएगा तो अच्छा हो जाएगा। और वो है ये इसका डायग्रामेटिक व्यू। ये इसका डायग्रामेटिक व्यू, अगर आप ये समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए टॉपिक कि डायग्राम बोले। चार प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है कार्नोट इंजन का वर्किंग साइकिल। चार हिस्सों यानी चार प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है। तो रखिएगा भाई, तो ये इसके सबसे मेजर पार्ट है। ये खत्म हो गया तो हमने टॉपिक खत्म पे आ जाएगा। ये साइकिल नजर आ रही है अगर आपको, ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। अगर एक ही जुमले में पढ़ा के खाली कर दूं तो जहां से चला वहीं पहुंच गया, ये है कार्नोट साइकिल। लेकिन फिर भी एंड तक देखिएगा, कुछ तो पढ़ने वाले भी होंगे जो समझना चाहते हैं। तो ये P1 P1 T1 T1 P1 T1 रिटर्न्स बैक टू इनिशियल, सो इट इज कॉल्ड साइकिल। अब इसमें होता क्या है, चार प्रोसेस हैं, 2 आर आइसोथर्मल, 2 आर एडियाबैटिक। अब रिकॉल करें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस। नहीं रिकॉल करते, मैं करवा देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर इज केप्ट कांस्टेंट। Adiabatic process is a process in which no heat can enter or leave the system. ये तो हो गए चार प्रोसेस के मुख्तसर नाम। अब इसमें गौर करें तो जो फर्स्ट 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और ये प्रोसेस 4, 1 और 2 में एक्सपेंशन होगी। वर्किंग सब्सटेंस और गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। अब हीट रिजर्वायर पर रख देंगे तो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि हीट रिजर्वायर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है जितनी ठंडक या गर्मी हो जाए। जैसे आपको नजर आ रहा हो कि प्रेशर चेंज हो जाएगा P1 से P2, यानी प्रेशर इज रिलीज्ड ऑन द पिस्टन, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, देयरफॉर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम एक्सपेंड्स, P1 से वॉल्यूम चेंज होकर बढ़कर हो गया P2, एक्सपेंशन, बट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट T1। Why? Expansion causes cooling, but equivalent amount of heat will be injected through base. Heat reservoir is a resource of energy which supplies energy on demand. तो जितना ये ठंडा हो जाएगा वक्ती तौर पर, उतनी ही वो इंजेक्ट आ जाएगी नीचे से, तो टेम्परेचर will be maintained. So it is called isothermal expansion. गैस एक्सपेंड हुई, आइसोथर्मली हुई, टेम्परेचर मेंटेन था। नाउ प्रोसेस 2 अकर्स, एडियाबैटिक सिस्टम। ये क्या होगा, इंजन मूव्स टू इंसुलेटिंग पोजीशन, नो हीट कैन एंटर और लॉस, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। गैस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड, प्रोसेस 1 की कंटिन्यूएशन है, गैस फैल रही है। तो डायग्राम बनाने में भी बता दीजिएगा कि इसका जो लेवल हो, इसके बाद इससे ऊपर लेवल। स्लाइड थोड़ी कट रही है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा लेवल आएगा कि वॉल्यूम V2 से बढ़कर V3 हो गया। प्रेशर फर्दर डिक्रीजेस फ्रॉम P2 टू P3, वॉल्यूम फर्दर इंक्रीजेस फ्रॉम V2 to V3। नाउ टेम्परेचर फॉल्स because there is no reservoir which can supply equivalent amount of heat. Temperature falls and it will be fallen. So temperature changes from T1 to T2. The process is called adiabatic expansion. Adiabatic expansion with no loss or gain of heat energy. This completes process 2, which completes half of the Carnot cycle. Half of the Carnot cycle. 2 processes are expansion. Now the system starts to shrink, compress,
अब देखें आपको डायग्राम अगर एक ही लाइन में चारों बना दे बोर्ड एग्जाम में तो बेस्ट हो जाएगा। एक ही लाइन में एक साइज के 4 कंटेनर, डिस्टेंस के लेवल पहले 2 में बढ़ता हुआ, अगले 2 में घटता हुआ, आखिरी वाले की लाइन बिल्कुल पहले वाले की लाइन से टीचर भी खुश, आप मार्कशीट वाले दिन खुश। ये वीडियो देख लें, मशहूर है भाई ये, वरना ऊपर नीचे डायग्राम बनाए ना बनाए। नाउ फॉर लास्ट हाफ साइकिल ऑफ a Carnot cycle, once again placed on a heat reservoir, once again placed heat reservoir process 1, heat reservoir process 2, but make it clear ये heat reservoir source है, आप इसमें source लिख सकते हैं यहाँ पे, इनमें से source है, जो भी मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताया था ये source, ये सिंक, क्योंकि source ने इनपुट दिया Q1, देखो डायग्राम का काम आया, इसमें अब रिजेक्ट होगी तो Q2 निकलेगी, वही डायग्राम में दिखाई देगी। तो जो अटेंडेड है उनको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा है, वरना भी ये खत्म हो सकता है बहुत जल्दी। नाउ सिस्टम मूव्स टू थर्ड प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, गैस और वर्किंग सब्सटेंस इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द लोड ऑन द पिस्टन। इसमें एरो आते हैं, डिक्रीजिंग द लोड, लोड मींस प्रेशर, increasing the load, pressure increase from P3 to P4, which decreases the volume from V3 to V4. Compression causes heating, but equivalent amount of heat is rejected through base to the low temperature reservoir, that is sink. जो अभी मुख्तार बताया था, गाड़ी से वो धुआं निकलना शुरू हो गया, रेडिएटर अपना कूलिंग करने लग गया, वरना बम बनना शुरू हो जाएगा इंजन। तो टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट T2 by rejecting equivalent amount of heat energy to the lower temperature sink. This completes process 3 called isothermal compression. Hope you are understanding. Finally, the fourth process arises, that is engine is once again placed on a heat insulator. No heat can enter or loss. Gas or working substance still continues to compress. So volume changes from V3 to V4 and V4 to V1. वहाँ पे V3 से V4 हो गया और यहाँ पे V4 से V1 हो गया। अब इसमें जो V4 से V1 हो गया है कंप्रेशन, तो उसमें वापस सिस्टम अपने ओरिजिनल को आ गया, वापस सिस्टम अपने ओरिजिनल को आ गया। ओरिजिनल का मतलब रिटर्न्स बैक टू इनिशियल प्रेशर V1, इनिशियल बैक टू V1 वॉल्यूम, इनिशियल बैक टू T1, क्योंकि दिस कंप्रेशन कॉजेस हीटिंग एंड इट विल बी हीटिंग बिकॉज इंसुलेटर डज नॉट टेक सम हीट और रिजेक्ट्स हीट। तो वॉल्यूम changes to initial pressure as well as temperature. This completes the working cycle, that is operation of a Carnot engine. Two are isothermal, but two are expansion processes, two are compression processes. System returns to original. और ये जो हमारा साइकिल है, ये किसी ऑर्डिनरी अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, इसमें विद इन नो टाइम कई मर्तबा ये काम कर रहा होता है। तो अब ये जो है साइकिल जो कंप्लीट हुई, इस साइकिल के कंप्लीट होने में आपका इंजन एक दफा हमने अपने पढ़ पड़ा, लेकिन गाड़ी आप चलाओ, आपके घर से गली तक पहुंचते ये 100 दफा साइकिल चल जाएगी। हम आसानी के लिए इतना ठहर के बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कहीं कोई पिस्टन है या कोई इस तरह का जो है सिस्टम लगा है जो रिवॉल्व होता है, तो वो तो भाई सैकड़ों हजारों बार घूमता है, तो इट चेंजेस मेनी टाइम्स इन अ सेकंड। वर्डिंग में दिखा देता हूँ, सुकून से अपने घर में वीडियो पॉज करके उसको लेक्चर को आप देख सकते हैं। ये प्रोसेस 1 जो मैंने बताया, चेक कर लें बस एट अ ग्लांस कि क्या वही है जो बताया। डायग्राम इसके सामने रखेंगे तब अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। आइसोथर्मल एक्सपेंशन डायग्राम में यही मतलब गैस फैल रही थी, प्रेशर कम हो रहा था,
टेम्परेचर वक्ती तौर पे चेंज हो रहा था लेकिन मेंटेन हो रहा था और वॉल्यूम बढ़ रहा था। दूसरे में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, गैस स्टिल कंटिन्यू टू एक्सपेंड, लेकिन अब टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, दोबारा गेन नहीं हो सकता। प्रोसेस 3 यही बता, अब इसमें आखिरी आधे में कंप्रेस होना चला शुरू हो जाएगा सिस्टम और सिस्टम वापस अपने इनिशियल को आ जाएगा प्रोसेस 4 के बाद। डायग्राम जो है वो 2 नंबर की रहती है एग्जाम में, बाकी 6 नंबर की डिस्क्रिप्शन रहेगी। सेक्शन सी के अलावा कहीं नहीं आ सकता ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, ये आखिरी 4th है। एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें सिस्टम वापस आ गया अपने इनिशियल। अच्छा, इसमें एक सवाल कभी आता है कभी नहीं, लेकिन वाइंड अप के करीब है कि ग्राफिकली आप कार्नोट साइकिल को बयान, यानी पीवी डायग्राम पर। अब जो लोग मेरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे वीडियो में या कभी, तो उसमें मैं जगह जगह ए बी बी सी सी डी लिख रहा था, वो क्या है, वो ये है। ए से बी प्रोसेस 1, बी से सी प्रोसेस 2, सी से डी प्रोसेस 3, डी से रिटर्न टू इनिशियल प्रोसेस 4। अब इसको मैं मजीद अगर समझा दूं मेहंदी बच्चों को, वॉल्यूम एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब ईमानदारी से डायग्राम देखिए, प्रोसेस 1 में वॉल्यूम V1 से V2 ज्यादा था। ये उन लोगों के लिए चैनल है भाई जो पढ़ने वाले और मेहनती हैं, तो उम्मीद सभी मेहनती मेरे साथ होंगे। B से C प्रोसेस 2 है, फिर चेक कर लीजिएगा, V3 V2 से ज्यादा होगा। C से D प्रोसेस 3 है, V4 V3 से कम होगा, दब गई थी गैस, कंप्रेस हो गया था जो सिलेंडर, और V1 वापस आ गया। अब जो बोर नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। A से B प्रोसेस 1 था, प्रेशर 1 से प्रेशर 2 कम हुआ था, तभी तो गैस फैली थी। लोड कम करने से, प्रेशर डिक्रीज करने से तो एक्सपेंशन होती है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई नीचे वैल्यू जा रही है तो कम हो रही है, एक्स एक्सिस पे राइट पे जा रही है तो बढ़ रही है। इतना तो सबको आता होगा माशाल्लाह। अब सी प्रोसेस, इसमें बी से सी, अब सी से डी और फिर डी से ए, इसमें भी आप P3 P4 लिख लें, पता चल जाएगा कि प्रेशर कम होने पे गैस फैली और प्रेशर बढ़ने पर गैस रुकी। चेक कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ए जो है, इस पे प्रेशर P1 था, वापस आ गया। ए से बी P2, बी से सी P3 और सी से डी P4। देखिए P3 से P4 ज्यादा है, तभी तो गैस कंप्रेस हो रही थी। कंप्रेस होने में प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। हुआ? तभी अगर ग्राफ समझ में आ गया है तो यही सारा लिखा हुआ है कि ए से बी का ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बी से सी का एडियाबैटिक। इसमें जो नोट वर्दी चीज है, ये ग्राफ बड़ा टेक्निकल है, अगर थोड़ी सी भी इसकी नोक खराब हुई, ये एज जो शार्प एज है, 1 नंबर टीचर काट देगा। आइसोथर्मल कर्व बॉयज लोग का होता है, वो कम स्टीपर होता है। टेक्निकल बातें भी बता रहा हूँ भाई, ये कम स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब है कभी आपने स्लाइड पे जो है फिसले हो तो एक कम स्लाइड है, उसमें बच्चा जो है कम डरता है, और एक ये स्टीपर, ये एडियाबैटिक की होती है। एडियाबैटिक कर्व स्टीपर होता है ज्यादा। ये जिस तरह बनाओ ये बिल्कुल वैसे ही बनाओ, फिर ये
और ये एक जैसा बनाऊं, क्योंकि ये दो एडियाबैटिक है और ये दो आइसोथर्मल है। और एरो भी देखें, सब समझ में आ रहा है, ये बोलती तस्वीर है, मेहनती बच्चों के लिए चल रहा है भाई लेक्चर। Q1 हीट ली, लो हीट कैन एंटर और लॉस, इंसुलेटर हीट निकाली एक्सपेल की, Q2 नो हीट कैन एंटर और लॉस। पहले स्टेप में T1 में मेंटेन रहा आइसोथर्मल, दूसरे में T2 फॉल होकर हो गया, तीसरे में T2 जो है मेंटेन रहा और फिर आखिर में फॉल हो गया। डायग्राम पूरी लेबल्ड है कि P1 V1 T1 से प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, T1 पे मेंटेन, समझ में आ रहा होगा। T2 से T3 प्रेशर चेंज, वॉल्यूम V2 से, और टेम्परेचर चेंज हो गया T1 से T2, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग, टेम्परेचर T1 से T2 कूलिंग, और C से D टेम्परेचर T2 पे मेंटेन, तो देखिए T2 वाला कोना सेम रहा, प्रेशर increase from P3 to P4, volume decrease from P3 to P4। मेरे साथ है भाई। और D से T1 V1 T1 सब वापस, यानी completes a Carnot cycle। लेकिन ये उस वक्त आप बनाएंगे जब सवाल में लिखा हो कि show diagrammatically the working of Carnot cycle। देखिए सिर्फ मैं लेक्चर देके जान नहीं छोड़ा रहा हूँ भाई, तो इसमें ये आपको ख्याल करना है। यहाँ पे ये डायग्राम ऑन डिमांड है, क्वेश्चन में लिखो शो डायग्रामेटिकली द वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल, देन ओनली यू विल ड्रॉ दिस। ऊपर के जो 4 सिलेंडर है वो हर वक्त बनाने जब भी वर्किंग आएगी। आखिरी चीज़ भाई 2 से 3 मिनट की थोड़ा बर्दाश्त कर लें मुझे, क्योंकि आमतौर पे जो है स्टूडेंट जवान जो है टीचर्स को देखना चाहते हैं, तो भाई हम अपना चैनल लीड करा रहे हैं, हम तालीम दे रहे हैं। आखिरी हेडिंग है भाई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अच्छा ये भी सवाल में होगा तो हम करेंगे कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। एफिशिएंसी बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। अच्छा वो डायग्राम में दोबारा नहीं दिखाना चाह रहा, आप में से कुछ बोर हो रहे होंगे, लेकिन वो जो पहली डायग्राम दिखाई थी मैंने सर्किल वाली और हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर की, वहां से हमने उठाया। आउटपुट वो था जो वर्क डन कर रहा था वो, तो W इंजन चला, उसका काम आउटपुट, और हीट जो उसने ली सोर्स से, फ्यूल टैंक से, इग्निशन चैम्बर से, वो उसका Q1, आउटपुट अपॉन इनपुट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ईटा चल रहा है निशान, इसको एफिशिएंसी का निशान कहते हैं ईटा, ग्रीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वर्क डन इज द डिफरेंस ऑफ हीट इनपुट एंड हीट आउटपुट, वो भी डायग्राम में था, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब जिसको एलसीएम ब्रेक आता है Q1 अपॉन Q1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ गया, और माइनस Q2 अपॉन Q1 एलसीएम ब्रेक में ऐसे ही रह जाएगा। आसान भी कर दिया, जो बच्चे परेशान थे कि ये क्या चालू हो रहा है, एलसीएम ब्रेक और यहाँ भी एफिशिएंसी। लेकिन हम जानते हैं बचपन से कि एफिशिएंसी हो, मार्कशीट हो, परसेंटेज में निकाली जाती है, तो परसेंट एफिशिएंसी के लिए हम इस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आगे आपके सामने। लेकिन पिक्चर थोड़ी सी बाकी है, ये इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी हुआ। कुछ अच्छे बच्चे सोचें कि टेम्परेचर भी तो होता है सोर्स का और सिंक का, कि इस वक्त कराची का टेम्परेचर कितना है, इतना डिग्री सेल्सियस या इतना केल्विन या इतना फ़ारेनहाइट। गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर लगे हों, तो किस जगह पे उसकी रीडिंग चल रही है इंजन की है उसके जो है अंदर। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर स्लाइड के बगैर ही मैं बता दूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, क्योंकि Q2 अपॉन Q1 का रेशियो बराबर होता है T2 अपॉन T1 के रेशियो। क्योंकि रेशियो एक ऐसी चीज है कि जो मैथ्स में इक्वल रहती है, क्योंकि जितना हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड का रेशियो रहेगा, उतना ही टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और टेम्परेचर ऑफ द सिंक का रेशियो रहेगा। अच्छा न्यूमेरिकल की वीडियोस भी और लेक्चर नहीं है भाई, तो जरा साथ साथ रहना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर दे भाई जिन्होंने अभी तक जैसे मुझे टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ।
ताकि आपको जो है इस सफ़र में कीमती जो है लम्हात मिस ना हो जाए। ये एंड है भाई। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको जो है ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, कुछ स्पेशल आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में देखना चाह रहे हैं, या कुछ मेरी सलाह और मेरे सिखाने के लिए कुछ मशवरे देना चाह रहे हैं। ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इसके कन्वर्ट इंजीनियरिंग इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स का और चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह वो भी अपलोड होंगे, जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो और लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक अपना, अपने दोस्त अहबाब और बहन भाइयों और वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।